चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद लोक सेवा आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। अब राज्य में हर साल होगा पीसीएस का एग्जाम। सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर पीसीएस की परीक्षा होगी, जिसके बाद जुलाई 2023 में पीसीएस प्री का एग्जाम प्रस्तावित किया गया है। करीब 5 साल के बाद फरवरी 2023 में पीसीएस का मेन एग्जाम हुआ। सितंबर 2017 में आखिरी बार पीसीएस की परीक्षा हुई थी। सीएम के निर्देश के बाद अब एक्शन में नजर आ रहा है आयोग और लोक सेवा आयोग, क्योंकि अब पीसीएस का एग्जाम भी 5 साल के बाद हो रहा है। अब हर साल परीक्षा इसकी होगी। राज्य में हर साल पीसीएस का एग्जाम होगा और सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर ही एग्जाम रहेगा। अब एक्शन में लोक सेवा आयोग नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने जब निर्देश दिए। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव। सुनील, मुख्यमंत्री ने जब निर्देशित किया तो उसके बाद अब लोक सेवा आयोग तो एक्टिव हो गया है, लेकिन किस तरह से प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या बदलाव किए गए हैं? पहली बात तो ये कि 5 साल के बाद जो पीसीएस की परीक्षा हुई अब हर साल होगी, और क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए सीनम, उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या ये रही है कि लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम होते थे वो बहुत देरी से होते थे, सालों साल इसमें बीत जाते थे। आप ये देखिए कि 2017 में जो पीसीएस परीक्षा कंडक्ट की गई थी उसका मेन एग्जाम अब जाकर यहाँ पर हो रहा है, माफ कीजिए 2021 में। उसका अभी 23 से 26 फरवरी तक को उसका पीसीएस मेन का एग्जाम हुआ, यानी कि 3 साल आपको इस परीक्षा में भी लग गए। पिछले 22 सालों में उत्तराखंड में कुल 6 एग्जाम कंडक्ट किए गए पीसीएस के। इसके चलते जो बड़ी दिक्कत थी कि राज्य का जो यूथ था, जो क्रीम थी, वो फिर यहाँ का यूथ अन्य स्टेट में जाता था, क्योंकि यहाँ पर सालों साल लग जा रहे थे परीक्षाएं आयोजित करने में। अगर मैं आपको इसका आंकड़ा दूं तो 2002 में राज्य में पहली पीसीएस परीक्षा आयोजित की गई थी, प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा को भी करीब 3 साल लग गए थे और 2005 में पहला बैच निकल पाया था। इसके साथ 2004 और 2006 में भी, 2006 में जो पीसीएस परीक्षा कंडक्ट की गई उसको 6 साल लग गए थे। 2022 में ये बैच निकल पाया था, पीसीएस मेन की परीक्षा हो पाई थी। तो इस गैप को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि अब जो पीसीएस परीक्षा होगी वो हर साल आयोजित होगी और इसके साथ साथ जो पीसीएस परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पैटर्न पर होगा, यानी कि जो स्टूडेंट राज्य की सिविल सेवा में यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी अखिल भारतीय सिविल सेवा की भी वो तैयारी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट को भी दोहरा फायदा होगा और दूसरी बड़ी बात होगी कि अब उनको हर साल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है कि अगली जो पीसीएस परीक्षा होगी उसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल जुलाई में कंडक्ट की जाएगी। तो एक बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी खुशखबरी है राज्य के युवाओं के लिए जो पीसीएस परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुनील प्रभात, आपने विस्तार से जानकारी दी। क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं पीसीएस की परीक्षा में? आगे बढ़ते हैं। आगे हल्द्वानी से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। होली और G20 सम्मेलन को देखते हुए यह आदेश उनका जारी हुआ है। खुफिया अलर्ट, G20 के विदेशी मेहमानों के आने से पहले कुमाऊं में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल यूपी की सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी के चंपावत, पिथौरागढ़, यूएस नगर के पुलिस कप्तानों को ये निर्देश हैं। नैनीताल पुलिस को बाहरी लोगों पर निगाह रखने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। चारों जिलों की सीमा पर तैनात होंगे अतिरिक्त जवान। होली को देखते हुए नशीले सामान और अवैध शराब होगी रडार पर, इस पर निगाह रखी जाएगी। मिलावटी सामान पर भी रहेगी पुलिस की नजर। होली पर हरियाणा, पंजाब से बढ़ रही शराब तस्करी के ऊपर पुलिस की नजर रहने वाली है। उत्तराखंड से लगे हुए यूपी के हिस्सों से आता है नकली मावा। शैलेंद्र नेगी और जानकारी देंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र नेगी, एक बड़ा आदेश दिया गया है G20 सम्मेलन को देखते हुए, साथ ही होली को देखते हुए, क्या क्या ये अलर्ट किस किस जगह पर जारी हुआ है और क्या बताया गया है यहाँ पर जवानों को किस तरह से मुस्तैदी बढ़ानी होगी ताकि नकली माल की सप्लाई ना हो सके और शांति बनी रहे पूरे इलाके में?
देखिए, जो पूरा कुमाऊं का इलाका है वो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और विशेष तौर पर जो चंपावत और पिथौरागढ़ का इलाका है, उधम सिंह नगर का इलाका है, इसके हिस्से नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और उधम सिंह नगर का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश से उसका ज्यादातर हिस्सा जुड़ा हुआ है। ऐसे में वहां से शराब की तस्करी और जो अवैध जिस तरीके से मावा है या फिर जो नकली मावा है वो सब इस दौरान बढ़ जाता है होली के दौरान। तो पुलिस ने विशेष तौर पर जो फूड सिक्योरिटी को लेकर के एक चैलेंज जो है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास भी है और पुलिस के पास भी है। तो पुलिस लगातार ट्रैफिक में जहां पर बॉर्डर एरिया है वहां पर पुलिस को निर्देश दिए गए हैं आईजी की तरफ से कि वो अपनी जो वहां पर पोस्ट है उसमें जवानों की तादाद को बढ़ाएं। उसके अलावा जो G20 का सम्मेलन होना है मार्च के महीने में, उसको लेकर के विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, होटल्स हैं, उन पर आने जाने वालों पर विशेष निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। LIU इंटेलिजेंस को, लोकल इंटेलिजेंस को भी, स्पेशल ब्रांच को भी, उसके अलावा जो लोकल पुलिस है उसको तो विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल और उसके आसपास जो लोग रुक रहे हैं और विशेष तौर पर रामनगर में जो लोग रुक रहे हैं उन पर एक निगाह रखी जाए, क्योंकि विदेशी मेहमान आने हैं। 75 विदेशी मेहमान इसमें पहुंचने हैं, 25 जो है इंडियन डेलीगेट्स इसमें पहुंचने हैं। तो सिक्योरिटी एक बहुत मेजर इशू रहने वाला है और यही वजह है कि लगातार सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हो रही हैं इसको लेकर के। आज खुद मुख्य सचिव जो है रामनगर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी जो है वो बहुत अहम इशू है, क्योंकि विदेशी मेहमानों की सुरक्षा पुलिस के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और भारत सरकार के लिए भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो इसलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको अभी से अलर्ट पर रखा गया है कि आखिर आप उन सब लोगों पर निगाह रखें जो लोग इस समय आ रहे हैं और विशेष तौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले या विदेशी। नेपाल बॉर्डर से जो है अक्सर आतंकी गतिविधियां एंटर करती हैं भारत में, तो नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। SSB को भी दिए गए हैं और उसके अलावा पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए नेपाल बॉर्डर पर, चाहे वो बनबसा से लगा हुआ बॉर्डर हो या फिर आपका पिथौरागढ़ से लगा हुआ बॉर्डर हो, वहां पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और आने जाने वालों पर CCTV से तो निगाह रहेगी ही, साथ ही जो मैनुअल एंट्री है उसको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है और जो अतिरिक्त पुलिस के जवानों के साथ साथ LIU के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि G20 के सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि न हो, किसी तरह का उपद्रव न हो। तो इसलिए इन सब लोगों पर, संदिग्ध लोगों पर निगाह के लिए विशेष तौर पर जो नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पर सतर्कता बरती जा रही है और निगाह रखी जा रही है कि कौन लोग रुक रहे हैं होटल्स में, कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो इस पर एक सतर्कता बरती जा रही है। शैलेंद्र नेगी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। जंगलों की आग को अब डिजास्टर में भी शामिल कर लिया गया है, लिहाजा अब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हाथ बटाने में जुट गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की तरह जंगलों की आग भी बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इससे जंगल, पशु पक्षियों के साथ पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, कई बार जनहानि भी हुई है। लिहाजा फॉरेस्ट फायर को डिजास्टर की सूची में शामिल कर लिया गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अब फॉरेस्ट फायर के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के साथ ही मैन पावर को भी ट्रेंड करने जा रही है। NDA में भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट फायर और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को आपदा की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। फॉरेस्ट फायर के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बाकायदा एक पूरी तरह कंट्रोल रूम है, सैटेलाइट से उसकी मॉनिटरिंग होती है। बारिश और कम बर्फबारी के चलते इस बार सूखे जैसे हालात हैं। जंगलों में आग भड़कने का अंदेशा बेहद ज्यादा है। इसके लिए बाकायदा इस बार NDRF की एक पूरी बटालियन तैनात कर दी गई है। SDRF को भी तैयार रहने को कहा गया है। कि जो है 2 सप्ताह का उनका एक ओरिएंटेशन कोर्स किया है, जिसमें कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी गई फॉरेस्ट फायर प्रबंधन के बारे में और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भी दिया गया। साल 2016 और 2019 में जंगलों में इतनी भीषण आग लगी कि बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी थी। इस बार भी सूखे जैसे हालात के चलते अभी से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ रहे आगे देहरादून से समय की बड़ी खबर के साथ। सिपाही पर खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने वाले आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इसके बाद इस मामले पर एक और बड़ा एक्शन हुआ है, जिसमें कैंट थाना प्रभारी विनय कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। रविवार की सुबह पुलिस के सिपाही मनोज पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी गई थी।
तो देहरादून से इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी में 5 से 7 डिग्री तक तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जता दिया गया है और देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर में 7 से 8 डिग्री तक तापमान ऊपर जाने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है पूर्वानुमान। प्रदेश में सामान्य से ऊपर रहेगा तापमान। मौसम केंद्र की तरफ से कहा गया है 28 फरवरी से 4 मार्च तक प्रदेश में गर्मी बढ़ जाएगी। तो देहरादून में सिपाही पर खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने वाले आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इसके बाद ही इस मामले में एक और बड़ा एक्शन हुआ है, जिसमें कैंट थाना प्रभारी विनय कुमार को भी लाइन हाजिर कर लिया गया है। रविवार की सुबह पुलिस ने सिपाही मनोज पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी थी, जिसमें मनोज बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि सुबह सुबह खनन क्षेत्र में एक सिपाही का पहुंचना भी संदिग्ध बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हैरानी की बात यह भी थी कि सिपाही अकेले ही खनन क्षेत्र में पहुंचा था, जबकि वो थाने में ड्राइवर बताया जा रहा है। ऐसे में सिपाही की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी घायल सिपाही का इलाज चल रहा है, जबकि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। ट्रॉली चढ़ाने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये निर्देश भी दिए हैं कि जो भी इसमें लिप्त हैं या जो भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो दोनों तरफ से। अगर कहीं पर विभाग के भी कोई लोग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी कठोर कार्रवाई हो। इन चारों लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो सीज कर ली है और इसमें हम इंश्योर करा रहे हैं निकट भविष्य में भी कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन न हो। खनन माफियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। नैनीताल शहर में गुलदार दिखना अब भी आम बात होने जैसा है और पिछले दिनों राजभवन रोड में गुलदार के बच्चों के वीडियो के बाद अब डीएसबी परिसर गेट पर लेपर्ड की चहलकदमी देखी गई है। कॉलेज गेट पर दिख रहे गुलदार के बाद अब आसपास रहने वाले लोग डर के माहौल में हैं, क्योंकि आमतौर पर शेरवुड कॉलेज और उसके ऊपरी इलाकों में रहने वाले देर रात इसी सड़क पर गुलदार और उसके बच्चे आ जाते हैं। इस इलाके में लेपर्ड की धमक दिख रही है, उसके आसपास कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, खतरा और ज्यादा बना हुआ है। वहीं चंपावत जिले में किसान एक तो बारिश न होने से मायूस हैं और जो किसान खेती करना भी चाहता है वो भी जंगली जानवरों से परेशान है। ऐसे में किसान सरकार से जानवरों से निजात दिलाने के साथ साथ उनकी जमीन की चकबंदी करने की भी मांग कर रहा है, ताकि पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन को रोका जा सके। देश में सर्किल रेट बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया। रेट वापस न लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने हर मोर्चे पर आम आदमी की कमर को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली दरें 3 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। फिर से बिजली की दर बढ़ी तो आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्मोड़ा में डीएम ने उद्योग विभाग की बैठक ली, जिसमें उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता और अनुदान की समीक्षा की गई। इसके साथ ही लघु उद्यमियों की समस्याओं को भी जाना। डीएम ने कहा कि 20 उद्यमियों की उद्योगों की समीक्षा की गई, जिसमें जो भी अनुदान और अन्य समस्याएं उनकी थी उसका समाधान किया गया है। टिहरी में खेल निदेशालय द्वारा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें 13 टीमों के 149 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया है। टिहरी के बुराड़ी स्टेडियम में पहली बार आयोजित स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों ने हिस्सा लिया। इसको लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह भी देखा गया। खेल अधिकारी का कहना है कि इस तरह की चैंपियनशिप्स कराने का उद्देश्य समाज में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने का है।
खेल प्रतिभाओं को और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म मिल सके, यही उद्देश्य है। हम जो हमारी बेटियां हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनको एक आत्मनिर्भर सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं और एक आत्मरक्षा जिस तौर पर वो बॉक्सिंग अगर सीखते हैं तो अपनी आत्मरक्षा में भी काम आ सकता है।